हेलो हेलो यस सो वेलकम टू एवरीवन टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज। इस कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका ऑर्गेनिक से इस लेक्चर से इंट्रोडक्शन होने वाला है। तो व्हाट आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डील इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है जहां हम एक जनरल इंट्रो के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है तो जो भी टॉपिक सबसे पहले डिस्कस किया जाता है, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है, जो फर्स्ट टॉपिक हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं वो होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसा क्यों करते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ इफेक्ट्स हैं जब तक उन्हें हम सीखेंगे नहीं, जब तक हमारी नींव स्ट्रांग नहीं होगी। देखो, जब भी घर बनाते हैं तो आप क्या करते हैं भाई, घर तभी स्ट्रांग खड़ा होता है जब उसकी नींव बहुत मजबूत खड़ी होती है। वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको अच्छी करनी है तो आपकी जो नींव है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस वजह से किसी भी एग्जाम के लिए सबसे प्रायोरिटी वाला टॉपिक हो जाता है। हालांकि एग्जाम्स के अंदर देखा गया है कि वेटेज इसके थोड़े कम होते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ए टू जेड अगर ऑर्गेनिक आती है तो भाई जो सबसे पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, क्योंकि एक बारी थोड़ा रूबरू तो हो जाए कि एरो चलता कैसे है, क्या चीजें इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, ताकि हम समझ पाए चीजों को। समझ रहे हैं? ये सर समझ रहे हैं। आइए देखते हैं। देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आखिर चल क्या रहा है, तो भाई जो हम बोलते हैं ना कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट चल रही है, यानी बोला जाए तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चल रही है। क्या चल रही है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होता है इसका? इसे और आसान लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसे बोल सकते हैं कि मूवमेंट चल रही है। किसकी? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है। कुछ भी नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज ही हैं जो इधर उधर उधर इधर मूव करती रहती हैं। मान लो ऐसे ही रैंडम एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ गया, अब इलेक्ट्रॉन यहां से अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि हाँ, यहाँ कुछ न कुछ मूवमेंट जरूर चल रही है। मूवमेंट चल रही है सर। अब मैं पूछूं कि इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स आपको मिल रहे हैं, तो आप बोलोगे सर सिग्मा बॉन्ड मिलता है और एक पाई बॉन्ड मिलता है। जब इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट को पढ़ने के लिए मैं पाई बॉन्ड के अंदर जाता हूं तो इस इफेक्ट को नाम दिया जाता है रेजोनेंस। मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं कि ये इफेक्ट्स पैदा कहां से होते हैं, आखिर आते कैसे हैं ये इफेक्ट्स। इस इफेक्ट को क्या नाम दिया जाता है जनाब? रेजोनेंस। जब इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट को मैं सिग्मा बॉन्ड के अंदर पढ़ता हूं तो इसी इफेक्ट को नाम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या नाम देते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। और सुनिएगा, और जब एट द एंड इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट को मैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में पढ़ने जाता हूं तो इसे बोला जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं जनाब? तो इसे बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन बोला करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सर बिल्कुल समझ में आ रही है। तो ऐसे जन्म होता है किनका? इन इफेक्ट्स का, और हमारे सामने आते हैं ये इफेक्ट्स। ऑर्गेनिक में जब से होश संभाला है सर, तब से हम इन्हीं इफेक्ट्स को घुमा फिरा के इर्द गिर्द इन्हीं के पीछे सारी कहानी दौड़ती है। जब तक आप इन इफेक्ट्स को, हाइपर कॉन्जुगेशन को, जहां सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट को और रेजोनेंस को अच्छे से समझ नहीं लेते, तब तक मामला क्लियर नहीं होगा। यानी जो पहली चीज हमें समझनी है वो ये इफेक्ट्स आए कैसे, पैदा कैसे हुए ये? जब हम मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पढ़ रहे थे, वहां से पैदा हुए ये इफेक्ट्स। बात समझ में आ रही है? ये सर आ रही है। और देखिएगा, क्या यही इफेक्ट सफिशिएंट है पूरी ऑर्गेनिक के अंदर सर? नहीं। कई बार ऐसा होता है सर कि हम कुछ कर रहे होते हैं और अचानक से कुछ और हो जाता है। कहीं से फुदक के कोई स्टेरिक इफेक्ट आ जाता है, या कुछ और भी ऐसे इफेक्ट्स हैं जिससे शायद हम अभी तक रूबरू ही नहीं हुए हैं। तो रूबरू होना बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ स्टेरिक इफेक्ट्स होते हैं। दो टाइप के स्टेरिक इफेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं। एक होता है SIR, सॉरी,
ये होना चाहिए था स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, हिंड्रेंस नहीं, काट दीजिए इसे, ये होना चाहिए था स्टेरिक इफेक्ट इन रेजोनेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SIR इफेक्ट। और दूसरा होता है स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, जिसे हम बोलते हैं SIP, इन शॉर्ट बोलते हैं इसको। ये कुछ स्टेरिक इफेक्ट्स हैं जो अपने नाम से बड़े फेमस हैं, इनको भी आगे चल के वीडियोस में हम जरूर कवर करेंगे, जहां इनके ऊपर चर्चा होगी। इसके ऊपर SIP और SIR इफेक्ट के ऊपर बात समझ में आ रही है? यस सर। और कुछ फील्ड इफेक्ट्स भी होते हैं जिनके बारे में सर हमें तो कुछ पता ही नहीं है। एक्चुअली ये फील्ड इफेक्ट आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब आप ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक पढ़ते हैं, और उसमें भी पर्टिकुलरली जब आप NMR जैसा टॉपिक पढ़ते हैं, उसके अंदर पैदा होते हैं ये फील्ड इफेक्ट्स। और ये फील्ड इफेक्ट्स तभी लगते हैं मॉलिक्यूल्स में जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर काम करते हैं। चूंकि आप NMR मशीन को मैग्नेटिक फील्ड में ऑपरेट करते हैं, इसी वजह से ये इफेक्ट आपके सामने तभी आएगा जब आप NMR या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तब। लेकिन अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना। अभी जस्ट ये एक इंट्रोडक्शन का वीडियो है, यानी इसके अंदर हमें चीजें पता तो लग जाएं कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं, तभी तो हम ऑर्गेनिक में आगे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे और कंफर्टेबल होते जाएंगे। ठीक, तो भाई तो NMR टॉपिक जब पढ़ेंगे ना स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, फील्ड इफेक्ट से हमें मिलवाया जाएगा। दो हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस के हो गए SIR और SIP, और भी कई टाइप के हिंड्रेंसेस मॉलिक्यूल्स के अंदर आते रहेंगे, जहां भी आएंगे हम वहां उनको समझ लिया करेंगे। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है कि तो समझ में नहीं आता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। सबके पीछे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करेंगे, और जहां कहीं एक्सेप्शन आ भी गया तो उसे हाथ जोड़ेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लड़ाई नहीं करेंगे भाई। ठीक, लड़ाई करने लग गए ऑर्गेनिक से, तब ऑर्गेनिक आपको पटक देगी और फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। आई, तो जब ये सब सीख लेंगे ऑर्गेनिक में सर, तो इनका इस्तेमाल कहाँ करेंगे भाई? कहीं इस्तेमाल भी तो करोगे, तभी तो कुछ सीखा है। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? तो इसके एप्लीकेशन के पोर्शन से क्वेश्चन आएगा। यानी ये वो हिस्सा होता है सर जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी एप्लीकेशन का हिस्सा। सबसे पहली केमिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं वो होती है एसिड बेस केमिस्ट्री। यहाँ ऐसे सारे क्वेश्चंस जैसे आपने देखे होंगे, फलाने के एसिडिटी कंपेयर कर दीजिए, ढिमकाने में बेसिसिटी का ऑर्डर बता दीजिए, इस टाइप के सवाल आप कब कर पाएंगे? जब आप इसकी इस एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, जहां हम एसिडिटी और बेसिसिटी के एप्लीकेशंस के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। देखो बहुत सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये आप पर्टिकुलरली इंटरमीडिएट की जब सीरीज पढ़ेंगे उसके अंदर कंपेयर करेंगे। कुछ कुछ हम यूज करेंगे, जैसे कोई कार्बोकटाइन कैसे स्टेबल होता है, कोई कार्बानाइन कैसे स्टेबल होता है, कोई कार्बीन कैसे स्टेबल होती है। ये सारी चीजें, ये सारी स्टेबिलिटीज आपने जो ऊपर इफेक्ट्स सीखे हैं उन्हीं को यूज करके आप एक्सप्लेन करते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सब, ये इंटरमीडिएट वाला पोर्शन थोड़ा बहुत तो यहाँ कवर होगा, और बाकी का रायता कवर होगा कहाँ पे? जब हम पर्टिकुलरली इंटरमीडिएट डिस्कस करेंगे तब। फिर आता है सबसे लास्ट पार्ट और सबसे अहम पार्ट, जिसे हम बोलते हैं एरोमेटिसिटी। कोई भी एग्जाम हो जाए, अगर जीओसी से क्वेश्चन पूछता है तो 70% चांसेस होते हैं कि वो एरोमेटिसिटी टॉपिक को चूज करता है। दुनिया जहान की रिंग्स होती हैं, 3 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, 4 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड क्या होते हैं सब जानेंगे। सबके अंदर हमें इन शॉर्ट कंपेयर क्या करना होता है? एरोमेटिसिटी को कंपेयर करना होता है। तो हम यहाँ पर एरोमेटिसिटी वाले फैक्टर को कंपेयर करेंगे, जानेंगे कि इसके ऊपर सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये थोड़ा सा हमें एक बेसिक आइडिया लग गया है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फिर से बता दूं, इट्स नथिंग बट इट्स ऑल अबाउट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उसके बाद इफेक्ट्स पैदा कैसे हुए, इन इफेक्ट्स को समझेंगे, इसी क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। इन तीनों इफेक्ट्स को समझने के बाद कुछ स्टेरिक इफेक्ट्स होते हैं और एक फील्ड इफेक्ट होता है। ठीक, इनको जानेंगे, इनकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन बोले तो ये अप्लाई कहां कहां होते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये सर बिल्कुल आ रही है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमें माहौल बना के आगे बढ़ना है ताकि हम एक एक करके टॉपिक को क्या कर सकें,
फिनिश कर सकें भाई। देखिएगा, तो हमने डिस्कस किया था कि भाई कई सारे इफेक्ट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। अब इसमें से जो सबसे पहला इफेक्ट हमें पढ़ना होता है वो कवर जो हम करेंगे वो होगा रेजोनेंस। अच्छा, रेजोनेंस आता कहां से है? तो हमने पहले ही देखा है सर, जब भी पाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट होती है तो रेजोनेंस नामक इफेक्ट पैदा होता है सर। ठीक, मैं रेजोनेंस से 3 सवाल पूछूंगा। इसमें से जो पहला सवाल होगा कि वाई, कि आखिर रेजोनेंस पढ़ते ही क्यों है। इसके लिए मैं आपको कई सारे एक्सप्लेनेशंस भी दूंगा, जिसमें से पहला आपके सामने है। देखो, कई बार ना मॉलिक्यूल का एक फॉर्म उसके सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जब मॉलिक्यूल का एक फॉर्म उसके सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा तो ऐसे केस में हम रेजोनेंस का सहारा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उसके मदद से हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाए। जैसे पहला देखो, मैंने जब फिनॉल लिया, इसके सामने इलेक्ट्रोफाइल डाला, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कभी ऑर्थो पोजीशन पर तो कभी पैरा पोजीशन पर जाके लग जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका जानकारी पाने के लिए जब मैंने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए तो ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा और ये यहां शिफ्ट करेगा सर। तो हमारे पास अगले केस में नेगेटिव यहां बनेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पर क्या आ जाना है? पॉजिटिव, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ठीक है, ये नेगेटिव जब एक बार और रेजोनेंस करेगा सर तो अगला नेगेटिव ये कहां बना देगा? इस सेंटर पर बना देगा। ये डबल बॉन्ड इस सेंटर पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पॉजिटिव और नेगेटिव यहां बन गया सर। ध्यान से चेक करिए तो ये अनायन कभी इस सेंटर पर बनता है तो कभी इस सेंटर, यानी OH के रिस्पेक्ट में अनायन कभी ऑर्थो सेंटर पर क्रिएट होता है तो कभी पैरा सेंटर पर क्रिएट होता है। कभी ऑर्थो सेंटर पर तो कभी पैरा सेंटर पर। जब अनायन वहीं पर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं पर है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल भी तो कभी ऑर्थो तो कभी पैरा पर ही लगेगा। तो इन सवालों का जवाब हमें कैसे मिला? हमें रेजोनेंस से मिला। रेजोनेंस ने हमें समझाया कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बात समझ में आ रही है? और भी रीजंस है हमारे पास। दूसरा रीजन सुनो, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि डाइपोल मोमेंट, क्या बोलूं? डाइपोल मोमेंट। क्या डाइपोल मोमेंट भी रेजोनेंस की मदद से बताया जा सकता है? हाँ, बहुत सारे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे गए हैं जहां सीधा मॉलिक्यूल बना के बोल देगा कि बताइए इसके डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा। पहले तो यही समझ लीजिए, किसी भी डाइपोल का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है हमेशा। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये पेन बहुत मोटा चल रहा है, मैं शायद इसको सही कर सकता हूँ तो लिखने में थोड़ा मजा सा आएगा। कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा सर, कोई बात नहीं, पढ़वाते हैं फर्क, रुक जाओ। अब ठीक पड़ गया ना फर्क? कर दिया ना काम तमाम? मेरे से पंगा लेगा हैं? चल, अरे सर, तो सर पॉजिटिव से नेगेटिव, डाइपोल का डायरेक्शन होता कहां से सर? पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। ये बड़ा सा ना पॉजिटिव और ये छोटा सा जो दिख रहा है ये नेगेटिव। मान लीजिए मेरे पास एक पायरॉल का मॉलिक्यूल था और इसके अंदर मेरे से पूछ लिया गया कि बताइए डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है सर। तो ध्यान से देखिएगा, जब ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो मैं इसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता हूँ। सारे तो नहीं बनाऊंगा लेकिन जो काम के हैं वो बनाऊंगा। डबल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव चार्ज, अगला अनायन यहां मूव करेगा, ये इस सेंटर पर मूव करेगा, इस सेंटर पर नाइट्रोजन, यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। सही है, तो अगला अनायन इस सेंटर पर। अगर आप इसके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को देखें, ये क्या होता है सर? देखो, रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ नहीं, सिर्फ सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अगर एक ही स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि सर कार्बन के साइड पे डेल्टा नेगेटिव, नाइट्रोजन के साइड पे डेल्टा पॉजिटिव, और यहां से पता लगता है सर कि जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। बात समझ में आ रही है?
यस सर। तो देखो हमने पायरॉल के मॉलिक्यूल में रेजोनेंस की मदद से क्या बता दिया सर, डाइपोल का डायरेक्शन एक्सप्लेन कर दिया। इतना ही नहीं, और भी कई सारे रीजंस हैं कि हम क्यों रेजोनेंस को पढ़ते हैं। जब इसके सामने न्यूक्लियोफाइल डाला गया, हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट बन रहा था और एक ऐसा बन रहा था। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब रेजोनेंस के पास गए हम तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया सर। डबल बॉन्ड इस सेंटर पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल ने एक बार यहाँ अटैक किया, या फिर ऐसा करिए इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लें क्या, रेजोनेंस। ये जब डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा सर तो रेजोनेंस हो जाएगा, डबल बॉन्ड पॉजिटिव और इस सेंटर पर नेगेटिव। अब न्यूक्लियोफाइल खुद ही कहता है सर कि एक बार यहाँ अटैक कर सकता है और एक बार यहाँ अटैक कर सकता है। अगर इस सेंटर पे अटैक करेगा सर तो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल यहाँ, डबल बॉन्ड और O-। सर ये तो ऐसा दिख रहा है जनाब, आपने कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन के बारे में नहीं सुना क्या? टॉटोमराइजेशन करा दीजिए, आपके पास कीटो फॉर्म वापस मिल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर। सवाल ये नहीं है, जो सवाल ये है कि आखिर ये दो प्रोडक्ट्स कैसे मिल रहे थे, इसका जवाब क्या होगा? तो भाई इन दोनों प्रोडक्ट्स को मिलने के पीछे जो राज है या जो इस चीज को एक्सप्लेन कर पाता है वो रेजोनेंस कर पाता है। इसलिए हम रेजोनेंस पढ़ रहे हैं। किस लिए पढ़ रहे हैं? इसलिए ताकि हमें पता चल सके कि आखिर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। अगर ये दो प्रोडक्ट्स मुझे मिले हैं तो हाउ आई हैव ऑब्टेन्ड दिस प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? तो देखो हमने तीन रीजंस देखे। पहला रीजन देखा क्यों रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, दूसरा रीजन देखा डाइपोल मूवमेंट, तीसरा देखा प्रोडक्ट क्यों 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 और कैसे कैसे बन रहे हैं। ये सब कौन एक्सप्लेन कर रहा है? रेजोनेंस एक्सप्लेन कर रहा है। अब रेजोनेंस से मैं दूसरा सवाल पूछूंगा, हाउ, आखिर रेजोनेंस होता कैसे है। पहला सवाल पूछा था व्हाई, कि पढ़ते क्यों हैं। दूसरा पूछ रहा हूं हाउ। देखो रेजोनेंस की बात चलती है सर तो एक बात जरूर ध्यान आती है, रेजोनेंस बोले तो पाई बॉन्ड्स तो होंगे ही सर, और पाई बॉन्ड्स मतलब पी ऑर्बिटल्स भी होंगे सर। और पी ऑर्बिटल्स जहां जहां प्रेजेंट होंगे और पी ऑर्बिटल्स की जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है सर तभी तो कोई डबल बॉन्ड बनता है। मानेंगे मेरी इस बात को? बिल्कुल मानेंगे सर। तो अगर ये दो लिखी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कहीं पे भी तो आप आंख बंद करके बोल दीजिएगा कि हाँ यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। देखो पहली कंडीशन कह रही है ऑल द सेंटर शुड हैव पी ऑर्बिटल एट द एडजेसेंट सेंटर। अर्थात इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास पी ऑर्बिटल्स हैं, करेक्ट? यस सर। अगर हर एक एडजेसेंट सेंटर पे पी ऑर्बिटल मिलेगा तब तो हम बोलेंगे कि रेजोनेंस हो रही है सर, ये यहां जाएगा और ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा। यही मान लीजिए एक ऐसा सिनारियो ले लें कि सर पी ऑर्बिटल्स तो हैं लेकिन हर एक एडजेसेंट सेंटर पर नहीं है, ये कहीं आगे से ओवरलैप कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये टाप के यहां आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बीच में एक पी ऑर्बिटल मिसिंग है, इसका मतलब यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है। हमें हर एक एडजेसेंट सेंटर पे क्या चाहिए? पी ऑर्बिटल्स। क्या ये सिर्फ एक नेसेसरी कंडीशन होगी सर? मैंने बोला नहीं, सिर्फ इतना नहीं, हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, पी ऑर्बिटल्स तो हो ही हो और सब के सब सेम प्लेन में होना चाहिए। क्या मतलब है सर? मान लो सारे रेड कलर के पी ऑर्बिटल्स ऐसे हैं और ये जो मैं नीले रंग का बना रहा हूं इसे थोड़ा परपेंडिकुलर बनाने देते हैं। कोशिश तो मैंने करी थी ऐसे, मतलब ये लाल वाले ऐसे हैं तो नीले वाले ऐसे हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में पड़े हुए हैं जनाब। अगर ये परपेंडिकुलर प्लेन में है तो क्या रेजोनेंस पॉसिबल है? मान लो ये ओवरलैपिंग करता है, ये इधर से ओवरलैपिंग करता है, तो सर इसका रहना ना रहना कोई फर्क नहीं डाल रहा, ऐसे केस में भी रेजोनेंस नहीं हो रही। तो सारे एडजेसेंट सेंटर पे पी ऑर्बिटल हो और साथ साथ सब के सब सेम प्लेन में हो, ये बात जरूरी निकल के आती है सर, और यही सबसे अहम बात होने वाली है। बात समझ में आ रही है? यस सर आ रही है। तो ये दो कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर रेजोनेंस टू हैपन। तो अगर मैं आपसे एक छुटकू सा अगला सवाल पूछूं कि बताइए एलीन सिस्टम में रेजोनेंस होगी नहीं तो आप होगी या नहीं होगी तो आप क्या बोलेंगे? सोचिए।
सबसे पहले तो केमिकल बॉन्डिंग का वो चैप्टर याद करिए जहां आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया जाता है। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और ये sp2, और बीच वाला जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। मानेंगे मेरी इस बात को? देखिए ये बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अगर स्टेरिक नंबर नहीं सीखा है तो केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स को रेफर करिएगा, आप स्टेरिक नंबर भी सीख जाएंगे। 1, 2 और 3, 3 तरह के बॉन्ड्स बनाए गए हैं। सर डबल बॉन्ड में तो 2 हैं। नहीं बेटा जी, इसका मतलब आप स्टेरिक नंबर नहीं समझते हैं। आपको एक बारी केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि जरूरत नहीं है हमें ऑर्गेनिक में, तो मैं हटा देता हूं। हमें हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। सवाल ये पूछा ही नहीं है सर, सवाल तो ये पूछ रहा है कि क्या इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है या नहीं। आपको क्या लगता है इसके अंदर रेजोनेंस है? बताएं, सोचें। जवाब तो आप दे नहीं पाएंगे, ऐसे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं आप। चल, तो मुझे लगता है कि सही सोचा होगा आपने। आपका आंसर ना ही होने वाला है, और बिल्कुल सही है भाई। इसके अंदर किसी भी तरह का रेजोनेंस नहीं चलता है। देखिए इसके अंदर मान लेते हैं एक नीले रंग का डबल बॉन्ड है और एक लाल रंग। ये नीले रंग का डबल बॉन्ड तब बना होगा जब ये नीले रंग के p ऑर्बिटलों ने आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करी होगी। अच्छा, आप p ऑर्बिटल के बारे में क्या जानते हैं? मैं तो ये जानता हूं सर कि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। एक्सियल ऑर्बिटल्स क्या होते हैं सर? एक्सियल ऑर्बिटल्स वो होते हैं जो हमेशा एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। अगर एक p ऑर्बिटल x एक्सिस पर होगा तो दूसरा p ऑर्बिटल y एक्सिस पर होगा। यही एक्सियल होते हैं। मान लो ये नीले वाला p ऑर्बिटल x एक्सिस पे है तो लाल वाला p ऑर्बिटल y एक्सिस पे होगा। इससे ओवरलैपिंग करने के लिए या डबल बॉन्ड बनाने के लिए हमें दूसरा p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर प्लेन में लेना पड़ेगा। इस सेंटर पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और चूंकि परपेंडिकुलर लेते हैं तो साइड सब्स्टिट्यूएंट्स भी क्या हो जाते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। स्टीरियो में थोड़ा इस पे ज्यादा चर्चा होती है कि एलीन्स के साइड सब्स्टिट्यूएंट परपेंडिकुलर क्यों होते हैं। हालांकि यहाँ पे सिर्फ इतना ही जानना है कि रेजोनेंस हो रही है यानी कैसे होगी, बताइए। जब इनका प्लेन ही नहीं मैच कर रहा, ये एक दूसरे से मुंह फुलाए किसी और प्लेन में बैठे हैं, तो कोई चांस ही नहीं है सर कि रेजोनेंस हो पाए। कोई चांस नहीं है सर, बिल्कुल रेजोनेंस नहीं हो सकती। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने कंडीशन सीखी हैं कौन कौन सी, कि कब रेजोनेंस हो सकती है और कब क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है। 2 नेसेसरी कंडीशन सीखे। अच्छा, उससे पहले क्या देखा था कि रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं, व्हाई वी आर स्टडिंग रेजोनेंस, और दूसरा हमने देखा था हाउ, कि आखिर रेजोनेंस होता कैसे है। रेजोनेंस होता कैसे है कि अंदर हमने देखा कि 2 नेसेसरी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। कि पहला, सारे के सारे जो एडजेसेंट सेंटर्स हैं उन पे p ऑर्बिटल होना चाहिए, और सारे के सारे जो p ऑर्बिटल्स हैं वो सेम प्लेन में होने चाहिए जनाब, तभी बात बन पाएगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। अब उसके बाद अगला देखिएगा। अगला हमने देखा एलीन के अंदर। तो एलीन के अंदर जब तक कॉन्जिक्यूटिव मामला नहीं होता तब तक, देखो कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब है, आपके पास डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसा रायता नहीं फैलेगा, तब तक आप रेजोनेंस कैसे कराएंगे? इसके अंदर खूब दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, इस वजह से जम के रेजोनेंस चलता है। ये इधर और वो आगे जाता है। मेरे ख्याल से ये 2 सवालों का आपको उत्तर मिल गया होगा। अब जो हमें अगला सवाल का उत्तर चाहिए वो है वेयर, कि आखिर रेजोनेंस कहां कहां होती है, हमें ये जानने की जरूरत है। ठीक है, चलिए। देखिए बेटा जी, अब जो तीसरा सवाल हमें जानने की जरूरत है कि वेयर, आखिर रेजोनेंस कहां कहां होती है, क्योंकि हमने ये तो सीख लिया है कि रेजोनेंस वाई पढ़ते क्यों है, हमने दूसरा ये भी सीख लिया कि रेजोनेंस होती कैसे है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां कहां देखने को मिलेगी? पहले टाइप का जो रेजोनेंस हम पढ़ते हैं वो लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं कह रहा हूं।
हर जगह यूज करूंगा मैं इसे रेजोनेंस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, मैं इसे एरोमेटिसिटी में यूज करूंगा, आगे चल के हम बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसके अंदर भी भर भर के इस्तेमाल होगा। यहां से आपको मामला बहुत ध्यान से सुनना है। देखो, अगर इसको स्टार्ट करने से पहले पहले अमोनिया मॉलिक्यूल को समझ लेते हैं। मैं आपसे पूछूं अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, आप बोलेंगे sp3 होगी सर। मैं पूछूं कि ये लोन पेयर किस में है, तो आप बोलोगे सर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें घंटा कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा जी, हम आपको नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिलवाते हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p3। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 5 होते हैं सर। इसके s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं। पहले के जमाने में जब हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते थे तो होती कैसी थी सर? सर एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, मिक्सिंग। जब ये आपस में मिक्स होते हैं तो ये क्या जनरेट करते हैं सर, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करते हैं। हमें ऐसा पढ़ाया जाता था सर कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं। 4 मिक्स हुए थे, 4 जनरेट हो गए। मिक्स क्या क्या हुआ था, 1 s और 3 p, तो जनरेट होने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कैसे हैं, सब के सब sp3 हैं सर। सिंपल। अब जो भी ऑर्बिटल्स बने हैं सर उनमें इलेक्ट्रॉन्स भर दीजिए सर। कितने इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, 5। तो ये रहा 4 और ये रहा 5। ये देखो, ये लोन पेयर तुमसे क्या कहना चाह रहा है, मैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट हूं और नाइट्रोजन सेंटर कहना चाह रहा है मेरी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अगर देखना है आपको तो देखिए जरा, कुछ इस फैशन में ये सारे के सारे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, कुछ यूं। अमोनिया समझ में आ गया सभी को, एकदम सिंपल सा अमोनिया का केस था। मैंने बोला मान लीजिए मेरे पास यही अमोनिया है और मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया जनाब और इसके पड़ोस में डबल बॉन्ड लगा दिया। आप बोलेंगे सर डबल बॉन्ड आएंगे तो p ऑर्बिटल आएंगे। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स भी है। लोन पेयर्स के अंदर इच्छा होगी कि हम रेजोनेंस करें, लेकिन आपको पता है ये p ऑर्बिटल साफ साफ मना कर देंगे, बोलेंगे ना बेटा जी, हम आपको रेजोनेंस करने नहीं देंगे, पहले आप हमारे जैसे बन के आइए। क्या बात है सर, लोन पेयर्स ना अभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हैं और ये गोलू मोलू हैं, गोल मटोल हैं, और गोलू मोलू लोगों को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बात समझ रहे हैं, ये सिर्फ बात समझ रहे हैं। तो ये बोला गया कि नाइट्रोजन p ऑर्बिटल में बन के आओ, तो भाई नाइट्रोजन का जो s ऊपर जो अरे 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 इरेजर चाहिए था भाई। देखो, नाइट्रोजन को बोला गया कि जनाब जो आपके अंदर लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, इसको निकाल के आप p ऑर्बिटल में डाल के ले आइए। समझिएगा, तो नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर था वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से निकल गया और p ऑर्बिटल में चला गया। जैसे ही p ऑर्बिटल में जानेगा, अब इसकी बात बन जाएगी, ये बहुत खुश हो जाएगा सर, p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि अब इसकी जिंदगी आबाद हो गई है, ये अपने पड़ोसियों के साथ रेजोनेंस कर पा रहा है। ऐसा करते वक्त नाइट्रोजन के साथ कुछ घटनाएं घटी। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया और इसका लोन पेयर डी लोकलाइज्ड हो गया। यहां से हमने सीखा क्या, हमने सीखा जब भी किसी लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप को आप डबल बॉन्ड के पड़ोस में डाल देंगे तो होगा क्या सर, तब जो नाइट्रोजन या जो लोन पेयर है वो p ऑर्बिटल में चला जाएगा और उस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी, प्लेनर होनी पड़ेगी, तभी तो वो रेजोनेंस कर पाएगा। बात समझ रहे हैं? अच्छा, ऐसा है क्या सर? यस। इसी वजह से नाइट्रोजन सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका लोन पेयर भी कैसा हो गया, डीलोकलाइज्ड। अगर आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी समझ सकते हैं। देखिए, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे थे, ऐसे थे सर, s में 2 और p में 3। इसने बोला कि मेरा एक p ऑर्बिटल अलग रहेगा और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे।
कौन सा पी ऑर्बिटल? ये हरे रंग का पी ऑर्बिटल अलग रहेगा, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन जनाब? कोई से भी 2 हो सकते हैं। तो इसके पास क्या बच गया सर? एक s बच गया और 2 p बच गया। जो बच जाता है बेटा जी वही मिक्सिंग में चला जाता है। मिक्सिंग के बाद बना क्या सर? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुए थे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट हो गए सर। सब के सब sp3 हाइब्रिड हैं सर। 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो मेरे पास 1, 2 और 3 बचे। ये तीनों ही क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। नीले रंग से देखिएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। असलियत जो चल रही है वो यहां से समझाई गई है। बात समझ रहे हैं? मतलब किसी भी डबल बॉन्ड के पड़ोस में लोन पेयर डाल के देखिए, वो हमेशा क्या करेगा? वो हमेशा sp2 हाइब्रिड बन जाएगा। आपके सामने कुछ सवाल हैं जिसमें आपको हेटेरो एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन पहचाननी है। हद से ज्यादा आसान है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं और फिर आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, मैं देखिए एक्सप्लेन करता हूं। कर लिया होगा? उड़ा दिए हैं धुआं बेटा जी सारे सवालों को। देखिए, इसके पास लोन पेयर है। क्या ये कोई रेजोनेंस करेगा? नहीं। ये एक नॉर्मल अमोनिया जैसा केस है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी जनाब? तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी जनाब। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास इस लोन पेयर के पड़ोस में डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस करेगा, यानी इस नाइट्रोजन सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। इसका लोन पेयर बोले तो किसमें होगा? p ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा। और अच्छा, नेचर ये कैसा है? लोकलाइज्ड है, एक ही सेंटर पर पड़ा रहता है, लेकिन इसका नेचर कैसा है? डीलोकलाइज्ड है। ये रेजोनेंस करने में इन्वॉल्व है, तो हम बोलते हैं ऐसे लोन पेयर्स डीलोकलाइज्ड होते हैं। और देखिए, इस नाइट्रोजन की बात करें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसका लोन पेयर किसमें होगा सर? तो इसका लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, लोकलाइज्ड होगा, कोई रेजोनेंस नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही रेजोनेंस की सिनेरियो आती है सर, हम तुरंत बोलते हैं कि ये लोन पेयर p ऑर्बिटल्स के अंदर हैं, क्योंकि इन्हें रेजोनेंस करना है। इसी वजह से इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन भी कैसी है? sp2 है। और अगर नेचर पूछें तो ऑफ कोर्स कैसा है? डीलोकलाइज्ड है। बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन मोटी मोटी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बात समझ में आ रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ रही होगी। ठीक है, नाइट्रोजन के केस में ही एक केस 2 निकल के आता है। मान लीजिए ऐसा हो सर कि नाइट्रोजन ने ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना रखा हो, तो मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो आप बोलेंगे sp2 होगी सर। मैं पूछूं कि बताइए लोन पेयर किसमें होगा, तो आप बोलेंगे सर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। आप बोलेंगे सर घंटा कुछ समझ में नहीं आया, आप वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला बताइए। तो आइए देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन ने ऑलरेडी डबल बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब इस सेंटर पर एक p ऑर्बिटल है, इस सेंटर पर भी एक p ऑर्बिटल है। सही। जब ये दोनों p ऑर्बिटल्स आपस में साइडवाइज ओवरलैपिंग करते हैं जनाब, तभी तो ये डबल बॉन्ड्स बने होंगे। यानी नाइट्रोजन का एक p ऑर्बिटल तो ये डबल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व था सर। वेरी गुड। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इसके पास एक s होता है सर जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 3 p होता है सर जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं सर। समझिएगा, राज की बात समझिएगा। यहां से एक p ऑर्बिटल तो बाहर निकाल दीजिए सर। निकाल दिया। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, क्योंकि इस एक इलेक्ट्रॉन ने जो p ऑर्बिटल में है पड़ोसी कार्बन की p ऑर्बिटल्स के साइडवाइज ओवरलैपिंग करी है, तभी तो डबल बॉन्ड बना होगा। इस वजह से मैंने ये ऊपर दिखने वाला जो p ऑर्बिटल बनाया है इसको बाहर निकाल दिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो जो बच गया बेटा जी वही तो हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो सर एक s बच गया और 2 p बच गया, तो इनकी करा दीजिए मिक्सिंग सर। किस बात की देरी है? मैंने कहा किसी बात की देरी नहीं है, लीजिए करा दिया। कौन कौन मिक्स हुआ है? एक s2p, एक s2p, एक s2p, यानी तीनों बनने वाले ऑर्बिटल्स कैसे हैं? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये बात तो आप समझते होंगे, बिल्कुल समझते हैं सर। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सर? 5 में से आपने एक तो निकाल दिया तो बचे 4। ये लोन पेयर आपसे कहना चाहता है मैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में हूं, बाकी के 2 कहना चाहते हैं हम सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं।
एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के अंदर। ये कहानी थी इस डबल बॉन्डेड की। हमने एक षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र ऐसा रचा कि हमने हाइड्रोजन को हटा के इसके पड़ोस में डबल बॉन्ड लगा दिया। हम सोच में पड़ गए कि क्या इसका लोन पेयर फिर से हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएगा क्या, या कुछ नहीं होगा। हमने बोला देखो भाई, असलियत तो ऐसी है कि डबल बॉन्ड एक नाइट्रोजन पे पी ऑर्बिटल ऑलरेडी डबल बॉन्ड बनाता है, इसके पड़ोस में डबल बॉन्ड लाओगे यानी पी ऑर्बिटल लाओगे और सब कुछ तो फिट है यार, सारा मामला एकदम परफेक्ट है, ये गजब का रेजोनेंस ऑलरेडी कर रहा है, तो आप लोन पेयर को क्यों छेड़ोगे? जो लोन पेयर पहले था जैसा वैसा ही बाद में रहेगा। अच्छा, पीछे चेंजेस इसलिए हुए थे क्योंकि हमें रेजोनेंस करानी थी, यहाँ तो ऑलरेडी हो रही है जनाब, यानी ये पहले भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में था और अब भी किसमें होगा, तो हम बोलेंगे ये अब भी सर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। पहले भी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी और अब भी कितनी होगी, sp2 होगी। मैं कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी लेकिन मोटी मोटी बातें। चलिए, इसी के ऊपर दो एग्जांपल फ्लैश होंगे आपकी स्क्रीन पर, वीडियो पॉज करिए, फटाफट से सॉल्व करिए, फटाफट से हम आपके लिए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए, नाइट्रोजन सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। क्यों? क्योंकि सर ये एक नॉर्मल सा केस है, यहां किसी भी टाइप का कोई भी रेजोनेंस नहीं चल रहा है, और इसका लोन पेयर भी किसमें होगा, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होगा, कोई समस्या नहीं है सर। दूसरा वाला केस देखिए, इसे पिरिडीन बोलते हैं आम भाषा में। सर इसका जो नाइट्रोजन है उसने ऑलरेडी डबल बॉन्ड बनाया है, तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, इसका लोन पेयर किसमें होगा, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होगा। बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसका नेचर लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता नहीं है तो लोकलाइज्ड होगा। अच्छा, एक बार और ध्यान रखिएगा, जितने भी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं पीछे बताना भूल गया, उन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। यानी अगर मैं पिरिडीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करवाऊं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां से, क्या इसको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करना चाहिए? नहीं, ये तो लोकलाइज्ड है सर, तो नहीं करना चाहिए। यानी पिरिडीन के अंदर टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन नाइट्रोजन के लोन पेयर को काउंट नहीं किया जाएगा। लास्ट एग्जांपल देखिएगा, आपके आंखों के सामने से पर्दाफाश कर देगा ये एग्जांपल। इसमें 2 नाइट्रोजन है, दोनों के पास लोन पेयर है। ताज्जुब की बात यह है कि इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। वाह सर, क्या बात है, खूबसूरती देखिएगा, इसने डबल बॉन्ड बना रखा है इस वजह से sp2 है, इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस करता है इस वजह से sp2 है। मॉलिक्यूल एक ही, नाइट्रोजन दो अलग अलग, लेकिन sp2 होने का रीजन अलग 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 अलग। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं सर। अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिया जाए तो अच्छा ये किसमें होगा सर, ये होगा सर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ये किसमें होगा सर, चूंकि रेजोनेंस करने की संभावनाएं हैं तो पी ऑर्बिटल में। समझते हैं ना भाई इन बातों को आप? देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और इस रेजोनेंस वाले को भी काउंट करेंगे सर, क्योंकि डीलोकलाइज्ड ही पाई इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं, इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं सर। बात समझ रहे हैं? ये वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, पर क्या करें, जरूरी है तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक, तो एक ही मॉलिक्यूल, लेकिन एक में एक का sp2 होने का रीजन अलग, इसका sp2 होने का रीजन अलग, अलग अलग तो अलग अलग। अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन्स जैसे इसमें काउंट करवा लेता तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां कितने हो जाते, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक, वेरी गुड। जैसे आपने नाइट्रोजन का केस समझा है, बिल्कुल वैसे ही केसेस ऑक्सीजन के लिए भी होते हैं। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। इसको कैसे समझ सकते हैं सर? तो देखिए, ऑक्सीजन समझना है तो इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता पानी। पानी हम सब पीते हैं, मुझे प्यास भी लग गई भाई। ये पानी की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, और इसके लोन पेयर्स में पूछो किसमें होते हैं तो आप सब जवाब देंगे सर इसके लोन पेयर्स sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। इसको समझने के लिए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिलिए आप, थोड़ा सा देखिए, समझिए इसके दर्द को।
इसके s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके p में सर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये रहे सर 4 इलेक्ट्रॉन। बहुत ही वाहियात बनाया है सर आपने, सॉरी बेटा जी, फिर से बना देते हैं। ये रहा, ठीक है। अब होता क्या है सर, जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो अंडरगो करते हैं मिक्सिंग। सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, 4 मिक्स होते हैं तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं और इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भर दिए जाते हैं। कितने हैं टोटल? 6। तो 6 के 6 भरने के बाद पता लगते हैं कि दोनों के दोनों लोन पेयर किस में होंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होंगे। बाकी के दोनों sp3 वाले क्या कर रहे होंगे? सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे देखिए हाइड्रोजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, सॉरी ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, शायद मैं उल्टा बोल गया, किसके साथ? हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ क्या करता है? सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। बात समझ में आ रही है? बोलेंगे अगर क्या हो जाए सर, अगर हम ऑक्सीजन में से एक हाइड्रोजन हटा के इसके सामने डबल बॉन्ड ले आए, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं सर? आइए समझते हैं कि क्या होने वाला है। देखिएगा, अगर मैंने इस सेंटर पे डबल बॉन्ड लिया है तो फिर से वही समस्या है सर, ऑक्सीजन से बोला जाएगा भाई मैं रेजोनेंस तभी करूंगा जब आप हमारे जैसे बन के आएंगे। तो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर sp3 से निकाल के किस में डाल दिया जाएगा? p ऑर्बिटल के अंदर डाल दिया जाएगा। सही है? तो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर किस में जाएगा? p ऑर्बिटल के अंदर। ये रहा मेरे पास p ऑर्बिटल, इस सेंटर पे डबल बॉन्ड और डबल। बहुत गहराई से समझिएगा वरना समझ नहीं आएगा। ऐसा क्यों किया गया? ताकि इस पड़ोसियों के साथ क्या हो सके? रेजोनेंस हो सके। इस सिलसिले में होता क्या है, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है और इसका एक लोन पेयर तो अभी भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है और एक लोन पेयर p ऑर्बिटल में आ जाता है। जो p ऑर्बिटल में आ गया वो तो डीलोकलाइज करेगा, बगल वालों के साथ रेजोनेंस करेगा, लेकिन जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है वो तो सर लोकलाइज्ड होगा, वो किसी भी तरह का रेजोनेंस नहीं करने वाला है। उम्मीद करता हूं ये मामला समझ में आ रहा है। यानी ऑक्सीजन जिसके पास 2 लोन पेयर्स हैं वो किसी डबल बॉन्ड के पड़ोस में आ जाता है तो एक लोन पेयर रेजोनेंस करता है तो दूसरा लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करता है। एक p ऑर्बिटल में रहता है तो दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। इसको और अच्छे से समझना है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिलिएगा जनाब। देखिए, हमने देखा कि ऑक्सीजन अपना एक p ऑर्बिटल बाहर निकाल देगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। यस, मैं इसी लाल रंग के p ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। तो जो बच गया वही तो मिक्सिंग करेगा। एक s और 2 p बच गए सर, यही मिक्सिंग करेंगे तो जनरेट क्या करेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करेंगे सर। कैसे वाले? sp3, सॉरी एक s और 2 p मिक्स हो रहे हैं ना जनाब, तो एक s और 2 p, sp2 sp2 और sp2। बात समझ में आ रही है? अब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो निकाल दिए गए हैं जो p ऑर्बिटल में चले गए, तो बचे कितने? 4। तो ये लोन पेयर किस में है? ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इस वजह से मैंने इसे sp2 में डाला है। बाकी के 2 sp2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, एक यहां पर है एक यहां पर है। ये रहा p ऑर्बिटल जो यहां पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। एक्चुअली में रायता ऐसे फैलता है सर। यहां से लर्निंग क्या है, ये तो समझने वाली चीजें हैं। यहां से लर्निंग ये रहेगी हमारी कि सर हमेशा जो लोन पेयर किसी डबल बॉन्ड के पड़ोस में आ जाते हैं वो हमेशा p ऑर्बिटल में होंगे, या ऑक्सीजन जब भी किसी डबल बॉन्ड के पड़ोस में आएगा रेजोनेंस करने की संभावनाएं होंगी, उसकी खुद की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी, उसका एक लोन पेयर p ऑर्बिटल में होगा और दूसरा लोन पेयर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। ठीक है, चलो फटाफट से इसको छाप लीजिए आप लोग।
यस, तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में, अभी अभी आपने जस्ट पीछे देखा था कि हमने हाइब्रिडाइजेशन वाली बातें करी थी कि हाइब्रिडाइजेशन किन किन फैक्टर्स पे कहाँ कहाँ हमें हाइब्रिडेशन सॉरी रेजोनेंस पढ़ना होता है, ये सारी बातें करी थी हमने। और वेयर वाली बात कर रहे थे, जो पहले टाइप का हम पढ़ रहे थे वो था हमारा लोन पेयर और किसी डबल बॉन्ड के बीच में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि यहाँ से आपको ये सीखने को मिलता है कि आप सेंटर्स की हाइब्रिडेशन कैसे निकाल सकते हैं। उसी का एक एग्जांपल आपके सामने है, जहां हमें फर्स्ट वाले सिस्टम में क्या करना है, हाइब्रिडेशन बतानी है हर एक सेंटर का, हर एक हेट्रो सेंटर का। तो देखिए ये आपका सिंपल ऑक्सीजन सेंटर है, कोई भी रेजोनेंस होगा नहीं, इसके पास दो लोन पेयर होंगे और ये दोनों ही लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होंगे। किसमें होंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होंगे और दोनों ही लोकलाइज नेचर के होंगे। जबकि इस केस में यहां पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होगी सर, तो एक लोन पेयर तो किसमें होगा? p ऑर्बिटल के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? p ऑर्बिटल के अंदर। नजदीक आना पड़ेगा और फिर इसे सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने पड़ेगी। जब इसे बहुत नजदीक आना पड़ेगा, यस सॉरी, तो इसके अंदर जो दूसरा वाला सेंटर है, इसमें जो एक लोन पेयर होगा वो किसमें होगा? p ऑर्बिटल के अंदर होगा। और जो दूसरा लोन पेयर है वो किसमें होगा? तो इट विल बी स्टिल इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर ही होगा। करेक्ट है। इस ऑक्सीजन सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, सॉरी दिस विल बी इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। लास्ट वाले में आपको समझाया हुआ था, ठीक है। इसमें अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो दो पाई इलेक्ट्रॉन, दो पाई इलेक्ट्रॉन, और जो डीलोकलाइज्ड होते हैं उसको काउंट करेंगे सर हम, क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड है और ये कैसा होगा? लोकलाइज्ड। तो इसके अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। आसान होता है इस तरीके के सवालों का जवाब देना, ठीक है। पोडियम थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया क्या? थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक, इतना ठीक है। बाकी दूसरे वाले एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, अगर इस सेंटर पर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में लोन पेयर, लोन पेयर, ऑक्सीजन सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी, क्योंकि ये रेजोनेंस करेगा। जब भी रेजोनेंस करेगा हेटेरो एटम sp2, एक इसमें p ऑर्बिटल में होगा, एक इसमें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। ये डीलोकलाइज, ये लोकलाइज। डीलोकलाइज को काउंट करेंगे, 2 2 4 2 6। क्या इसको काउंट करेंगे? यस। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो इसके पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स तो कितने हो जाएंगे? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। दोनों ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन रेजोनेंस करेंगे तो दोनों ही sp2 हो जाएंगे। यहां पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना रखा है। क्या ये p ऑर्बिटल में होगा? नहीं, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। डीलोकलाइज या लोकलाइज? तो डीलोकलाइज होगा। सेम गोज फॉर दिस। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया, लोकलाइज्ड होगा ना, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी इसके अंदर भी टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये रिंग भी क्या हो जाएगी? हमारी एरोमेटिक हो जाएगी। बस समझ में आई? ये सर। नेक्स्ट देखिएगा, जो सेकेंड टाइप का रेजोनेंस हमें कहां पढ़ने को मिलता है। वेयर वाली बात ही चल रही थी, पीछे से ही चली आ रही है। पहला हमने देखा था कि लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में, अब हम देख रहे हैं
कि किसी नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस कैसे होता है। जैसे आप लोन पेयर वाला पढ़ते हैं ना, सेम वैसा ही मामला होता है, बस हल्का सा स्लाइड सा डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, अमोनिया मैंने पूछा था तो आपने बोला था सर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसका लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। वैसे ही सेम एकदम मान लीजिए कि मैं एक CH4 का मॉलिक्यूल ले लेता हूं। किसका मॉलिक्यूल ले लेता हूं? CH4 का मॉलिक्यूल ले लेता हूं। सही है। अब CH4 के मॉलिक्यूल में से यहां से हमने किसको निकाल दिया? H प्लस को निकाल दिया। H प्लस जाएगा तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन पर छोड़ के जाएगा, करेक्ट। तो पीछे वाले सेंटर पे एक अनायन बनेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसका जो सिनारियो है वो बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा अभी आपने अमोनिया मॉलिक्यूल को देखा है। यहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3, और ये अनायन किस में होगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। एक स्लाइड सा डिफरेंस बस ये है कि वहां दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दो डॉट्स से दिखा रहा हूं और यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव से दिखा रहा हूं, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट है जो मैंने बनाया है और ये बाय बर्थ ऐसा ही पैदा हुआ है, इस वजह से ऐसा डिफरेंस क्रिएट हुआ है। बाकी कोई डिफरेंस है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं सर। तो जो हादसा नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ घटा था वही इस नेगेटिव के साथ भी घटेगा। अब ये नेगेटिव भी किसी डबल बॉन्ड के पड़ोस में आएगा तो किस में प्रेजेंट होगा? p ऑर्बिटल के अंदर, ताकि ये यहां मूव करे तो बाकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे बढ़ सके और रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी हो सके। सर मानेंगे मेरी बात को? बिल्कुल मानेंगे सर। यानी इस सेंटर की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो गई? sp2 हो गई सर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस में चला गया? p ऑर्बिटल के अंदर चला गया। यानी नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड? तो डीलोकलाइज्ड है सर। आप इसी के लिए बचपन से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाते आ रहे थे, लेकिन ये छोटी छोटी बातें मिस कर दे रहे थे। तो मैं फिर से एम्फेसाइज करूंगा, छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी मोटी बातें। ठीक, तो इस वाले कार्बन सेंटर पर क्या होगा? हमारे पास अनायन, ये रेजोनेंस करके यहां आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल आपके सामने है, आपको फिर से दोनों कार्बन सेंटर्स की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना है। बहुत ही आसान है। देखिए, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सॉरी सर, आप उल्टा कर रहे हैं सर, यहां किसी भी तरह का रेजोनेंस नहीं है, तो sp3 नेगेटिव किस में होगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होगा। और यहां पर जो अनायन होगा, सॉरी कार्बन होगा, वो sp2 होगा, क्योंकि आपका जो नेगेटिव है वो p ऑर्बिटल के अंदर है, पड़ोसी में p ऑर्बिटल्स से ये रेजोनेंस करना चाहता है। इसलिए लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड? तो डीलोकलाइज्ड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। और ये तो कैसा है सर? ये लोकलाइज्ड नेचर का है, आलसी है, एक ही जगह पड़ा रहता है। तो नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आई होगी सर। अगला देखिएगा, तीसरे टाइप का रेजोनेंस जो हमें पढ़ना है वो होता है किसके बीच में? किसी लोन पेयर के बीच में और वेकेंट p ऑर्बिटल के बीच में। वेकेंट p ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूल्स के अंदर दो तरीके से क्रिएट होते हैं, एक बाय बर्थ और एक जब हम इंटरमीडिएट बनाते हैं तब। इंटरमीडिएट इससे बेहतरीन एग्जांपल हो नहीं सकता, मैंने कार्बोकैटायन ले लिया। कार्बोकैटायन बोले तो वेकेंट p ऑर्बिटल, इसको देख के ऑक्सीजन का लोन पेयर भी p ऑर्बिटल में जाएगा ताकि रेजोनेंस कर सके। इसके लिए जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं ना जनाब, तो आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है सर, करेक्ट। अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन पूछूं आपसे, मेरा पेन टैब अटक गया है, इसकी सांसें अटक गई हैं, चल पड़ा भाई, बुराई करते ही चल पड़ा। तो ऑक्सीजन सेंटर की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो जाएगी सर। ठीक, तो ये इंटरमीडिएट्स हैं जिनको बनाया गया है, इनके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है। अच्छा, इस कार्बोकैटायन को देखिएगा, शुरू में तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सराउंडिंग में 6, लेकिन बाद में चेक किया जाए तो इसके पास 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह का जो इफेक्ट होता है या इस तरह का जो लोन पेयर डोनेशन होता है,
ये कार्बोकटाइन को बहुत ज्यादा टू मच स्टेबल कर देता है, क्योंकि ये इसके ऑक्टेट को ही कंप्लीट कर दे रहा है। देखिए, जब कभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बहुत स्टेबल है। मैं कह रहा हूं कार्बोकटाइन का अस्तित्व ही खत्म हो गया और अब ये हद से ज्यादा स्टेबलाइज हो गया। ठीक, दूसरे टाइप का जो रेजोनेंस है वो किसी लोन पेयर और वेकेंट पी ऑर्बिटल्स जो बाई बर्थ बने हुए हैं। बोरॉन, आप BS3 मॉलिक्यूल के बारे में जानते होंगे, इसके बारे में बनाना बॉन्डिंग फलान ढिमकान पढ़ के बैठे होंगे। BS3 बाई बर्थ अपने पास वेकेंट पी ऑर्बिटल रखता है। ठीक, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इसमें डोनेट होता है, इसी को हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, या फिर आपको इनऑर्गेनिक वाले मास्टर जी ने इसी को बैक बॉन्डिंग के नाम से सिखाया है। मैं कहता हूं ये दोनों कुछ भी नहीं है, एक तरह का रेजोनेंस है। इसमें ऑक्सीजन सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। बोरॉन सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो जनाब sp2 है। डेटिव बॉन्डिंग वेकेंट पी ऑर्बिटल्स में डोनेट हो रहा है। इसी के ऊपर एक एग्जांपल करवाते हैं, फटाफट से बताएंगे इसमें हर एक सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या। एवरी सेंटर वुड हैव विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन बोरॉन सब के सब। नाइट्रोजन मौका देखते ही इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल में, इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल में, इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल में। यानी सर हर एक सेंटर देखा जाए तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तीन नाइट्रोजन सेंटर sp2 होंगे और तीन के तीनों बोरॉन सेंटर भी sp2 होंगे। क्या ये बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा क्या? इसी वजह से इसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से भी जानते हैं, और आपने कभी पढ़ा भी होगा मेन ग्रुप में, इसी को बोराजीन भी बोलते हैं। काफी सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड, 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 इसके अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसके अंदर भी किस टाइप का रेजोनेंस है सर? एक लोन पेयर, क्या सर? एक लोन पेयर सर, और एक वेकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर रेजोनेंस हो रहा है। बात समझ रहे हैं आप? बात की गहराई को समझ रहे हैं आप? ठीक है, आगे देखते हैं। दो टाइप के और रेजोनेंस बचते हैं। जो दूसरे टाइप का रेजोनेंस, चौथे टाइप का रेजोनेंस होता है, उसे हम किसी पॉजिटिव चार्ज और किसी पाई बॉन्ड के बीच में कराते हैं। बहुत ही आसान है। मान लीजिए मैं एक कार्बोकटाइन ले लेता हूं। कार्बोकटाइन हम सब जानते हैं इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, एक वेकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। करेक्ट? यस सर। यहां पे हमारे पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। कार्बन सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसकी जिंदगी तो पहले से ही आबाद है। हम कह रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी पी ऑर्बिटल है, पड़ोसी के सेंटर्स पे पी ऑर्बिटल, दमादम रेजोनेंस होगा सर। इसी वजह से हम डबल बॉन्ड यहाँ पर और पॉजिटिव यहाँ ले आते हैं। कोई शक इसमें? कार्बन सेंटर की, इस कार्बन सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो sp2, और इस कार्बन सेंटर की पूछे तो sp2। पहले भी sp2 थी, अब भी sp2 है। जब पहले से ही p ऑर्बिटल वेकेंट है तब दमादम रेजोनेंस होगा सर, इसे कोई नहीं रोक सकता है। समझ रहे हैं? यस। अगला देखिए, जो लास्ट टाइप का आपको देखने को मिलेगा वो होता है फ्री रेडिकल के बीच में। जैसे आपके पास कार्बोकटाइंस होते हैं ना, वैसे ही कार्बन फ्री रेडिकल्स भी होते हैं। अगर एक CH3 रेडिकल ले लूं तो ये एक p ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है और कार्बन सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। यानी यहां पर भी दमादम रेजोनेंस चलेगी सर, बिल्कुल सही पहचाना है। एक रेडिकल मतलब कि ये p ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है सर। ये रहा p ऑर्बिटल, इसके अंदर एक रेडिकल, यहां पर भी p ऑर्बिटल्स। बस डिफरेंस ये होता है कि इस बार ये इलेक्ट्रॉन्स की, ये बॉन्ड की क्लीवेज होमोलिटिक फैशन में होती है, एक एक करके होती है। एक इलेक्ट्रॉन इस सेंटर पर तो इस सेंटर पर। अब रेडिकल कहाँ आ जाता है? यहाँ पर। इस रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन पहले भी sp2 थी, अब भी कितनी है? sp2 है। सर इससे हमने सीखा क्या, इससे मदद क्या मिलती है? देखो, रेजोनेंस हमें यह समझाने में हेल्प करता है। मान लो किसी रिएक्शन में फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट इन्वॉल्व था, रेजोनेंस हमें यह बताने में मदद करेगा कि ऐसे कितने नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। आपको एक सवाल करवा देता हूं, छोटा सा सवाल है।
जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला कि चलो एनबीएस क्या होता है आपको नहीं पता, लाइट की प्रेजेंस में डाल दिया। इसका काम होता है अलाइलिक सेंटर्स पर, अलाइलिक सेंटर्स पर क्या बनाता है ये, रेडिकल की फॉर्मेशन, सॉरी अलाइलिक सेंटर पर ये बीआर की फॉर्मेशन करता है, या ऐसे बोलिए अलाइलिक सेंटर पर बीआर रेडिकल को अटैच करता है। ठीक, चलिए आपको कुछ नहीं पता था लेकिन आपको ये पता लग गया कि ये अलाइलिक सेंटर्स पर रेडिकल को अटैच करेगा, बीआर रेडिकल को अटैच करेगा। अब हमें देखना है कि मान लीजिए हमें पता करना है ये ऐसे कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स बने होंगे, कैसे पता करेंगे। देखिए इसके अंदर अगर अलाइलिक सेंटर पर बीआर रेडिकल जनरेट हो रहा है, एक बात तो श्योर है कि एक बड़ी रेडिकल यहां बना होगा। बात को समझिएगा, मैं इसकी मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूं जनाब, वो सब रिएजेंट्स का पार्ट है। अलाइलिक सेंटर पर रेडिकल बनेगा तभी तो बीआर रेडिकल इससे जुड़ेगा, तो मैंने एक अलाइलिक सेंटर पर क्या बना दिया, रेडिकल। सर हमने वहां से नहीं बनाया, हमने यहां से बनाया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है बेटा जी, दोनों ही बनने वाले हैं। इसका रेजोनेंस करिए तो डबल बॉन्ड यहां पर, रेजोनेंस यहां पर। इसका भी रेजोनेंस करिए तो सर इसका भी रेजोनेंस कर देते हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं सबको बना के देख लेंगे। तो सर डबल बॉन्ड यहां पर पहुंच जाएगा, सॉरी डबल बॉन्ड नीचे पहुंच जाएगा सर, रेडिकल यहां पर। यानी देखिएगा एक प्रोडक्ट यहां से मिल सकता है, दूसरा प्रोडक्ट यहां से मिल सकता है, तीसरा यहां से मिल सकता है, चौथा यहां से मिल सकता है। पहला वाला प्रोडक्ट आपके सामने यहां पर है, दूसरा वाला प्रोडक्ट यहां पर है, तीसरा वाला यहां पर है और चौथा वाला यहां पर है। यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, 4। ये सब कैसे पता लग रहा है, ये सब रेजोनेंस के मदद से पता लग रहा है, वरना हमें कोई ये सब बताने वाला नहीं था। कौन एक्सप्लेन करता है, रेजोनेंस। कौन सा टाइप का एक्सप्लेन कर रहा है, फिफ्थ टाइप का, जहां फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस चल रहा है। इसकी जो मैकेनिज्म है वो कभी आगे रिएजेंट्स वगैरह में डिस्कस करी जाएगी, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हम नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स निकालने में और समझने में इंटरेस्टेड हैं। आई होप आपको ये नजर आ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगी रायता फैल कैसे रहा है और क्या क्या रेजोनेंस का मामला चल रहा है। आई होप आपको रेजोनेंस की जो थ्योरी पार्ट था या बेसिक पोर्शन था वो पूरा समझ में आया होगा। ये आपको बहुत जगहों पर तरह तरह तरीके से यूज आते रहेंगे। ठीक है, हेलो 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 हेलो, यस, चलिए टुडे वी आर हियर टू डिस्कस a very important topic of general organic chemistry, that is जो आपने हेडिंग देखी होगी वीडियो पे और आप उसी वीडियो को देखने के लिए आए हैं भाई, आप तो टॉपिक ऑलरेडी जानते हैं, जिसे हम एरोमेटिसिटी बोलते हैं। एरोमेटिसिटी, देखो एरोमेटिसिटी टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा बेसिक लेवल से समझना जरूरी है। क्या है कि इसमें हम जनरली हकल रूल ही पढ़े होते हैं और हर बार हम एरोमेटिसिटी के नाम पर हकल हकल ही चिल्लाते हैं। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार, और कई बार तो बहुत अगर डेप्थ में चला गया एग्जामिनर तो ऐसे सवाल बनाएगा जो बड़ा मुश्किल हो जाते हैं कई बार फॉर। तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स की हिस्ट्री क्या कहती है, इसमें एक वर्ड छुपा होता है एरोमा। एरोमा का मतलब होता है स्मेल। एरोमा का क्या मतलब होता है, स्मेल। सिंपल सी कहानी है ये, बहुत पहले की बात है। जो हमारे पास कंपाउंड्स हुआ करते थे, कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जिसमें अरोमा स्मेल हुआ करती थी, तो हम उन कंपाउंड्स को इनिशियली एरोमेटिक बोलते थे। बाद में इस डेफिनेशन को बिल्कुल ही निष्कारित किया हमने और हमने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास स्मेल हो ना हो जरूरी नहीं है, फिर भी वो कंपाउंड्स एरोमेटिक हो सकते हैं।
अच्छा, इस लेक्चर को देखने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रेजोनेंस का लेक्चर जरूर देख लेंगे। ये रेजोनेंस के लेक्चर से थोड़ा लिंक्ड होता है, तो आपको यहाँ से थोड़ा बेसिक्स जैसे ही रेडी हो जाएगा उसको हम इस एरोमेटिसिटी टॉपिक के अंदर यूज कर पाएंगे। देखो, जो बेसिक कंडीशन है किसी भी मॉलिक्यूल को एरोमेटिक होने के लिए वो क्या है? सबसे पहली जो बात जरूरी है वो ये है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए। भाई, किसी एसाइक्लिक मॉलिक्यूल में मैं बोलूं कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, आप बोलोगे सर पागल वागल हो गए हो क्या? इन मॉलिक्यूल्स की क्या बात कर रहे हो आप, एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी की? जब तक मॉलिक्यूल साइक्लिक नहीं होंगे आप ऐसी कोई बातें नहीं करेंगे। दूसरी जो चीज होती है उसे बोलते हैं साइक्लिक रेजोनेंस। ये साइक्लिक रेजोनेंस मॉलिक्यूल्स की काया को पलट के रख देती है। ये साइक्लिक रेजोनेंस कभी कभी मॉलिक्यूल्स को बहुत एक्स्ट्रा स्टेबल और कभी कभी इन्हीं मॉलिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अनस्टेबल बना देती है। ध्यान से सुनना, कभी कभी तो ये मॉलिक्यूल्स को क्या बना देती है, एक्स्ट्रा स्टेबल, और कभी कभी कुछ मॉलिक्यूल्स को यही बना देते हैं एक्स्ट्रा अनस्टेबल। क्या मतलब है इनका, आइए धीरे धीरे समझते हैं। एक्स्ट्रा स्टेबल और एक्स्ट्रा अनस्टेबल का क्या मतलब है? देखिए, ऐसे सारे कंपाउंड्स जो साइक्लिक रेजोनेंस की वजह से, साइक्लिक रेजोनेंस क्या होता है, देखो इसी के करस्पॉन्डिंग अगर साइक्लिक मॉलिक्यूल ले लो, करस्पॉन्डिंग बोले तो 3 पाई बॉन्ड वाला एक साइक्लिक मॉलिक्यूल ले लो, तो आपके नजर में बेंजीन आएगी। इसके अंदर हम आसानी से यूं यूं और यूं रेजोनेंस करते हैं, बचपन से ही करते आ रहे हैं, इसी को साइक्लिक रेजोनेंस बोलते हैं। कुछ मॉलिक्यूल साइक्लिक रेजोनेंस की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, बोले तो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं। ऐसे सारे कंपाउंड्स को हमने एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जाना है। और ऐसे सारे कंपाउंड्स जो एक्स्ट्रा अनस्टेबल हो जाते हैं, ऐसे सारे कंपाउंड्स को हमने एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जाना। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जाना, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इस चीज को क्लासिफाई करने के लिए हकल ने हमारी बहुत मदद करी। उन्होंने बोला कि ऐसे सारे कंपाउंड्स जो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं उनके अंदर एक पैटर्न है, वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करते हैं। उनके अंदर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहां जो n की वैल्यू होती है, ये n की वैल्यू वेरी करती है किस ऑर्डर में, तो देखिएगा n की वैल्यू क्या हो सकती है, तो हम बोलते हैं कभी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 एंड सो ऑन। 0 का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि आप लोग 0 को भूल जाते हैं, इस वजह से 0 को एम्फेसाइज करना। फिर हक्कल ने बोला ऐसे सारे कंपाउंड्स जो एक्स्ट्रा अनस्टेबल होते हैं उनके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन वेरी करती है। हक्कल को ये सारी बातें कैसे पता चली? उसने ऐसे सारे कंपाउंड्स को एक जगह इकट्ठा करके रखा जो एक्स्ट्रा स्टेबल हो रहे थे, तो उसमें उसे पैटर्न नजर आया। वो पैटर्न उसने इस पहचाना और उसने बोला कि इनमें सब में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। उसने यही पैटर्न एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में पहचाना, बोला इन सब में 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब हकल ही वो आदमी था जिसने हमें ये शॉर्टकट दिया। आखिर ये शॉर्टकट आता कहां से है, यानी हकल को कैसे पता चला कि किसी मॉलिक्यूल में साइक्लिक रेजोनेंस होता है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है? आप सोच भी पा रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है। आज तक कभी ऐसे बात ही नहीं करी थी, ये थोड़ी बहकी बहकी सी बातें करने लगे हैं हम। एक मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस है लेकिन फिर भी वो एक्स्ट्रा अनस्टेबल है। हकल को ये सब कैसे पता चला? मॉलिक्यूल्स ने खुद तो बोला नहीं, तो हकल को ये सब पता लगता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। किससे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। एक राज की बात बताने जा रहा हूं।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर मैं आपको यहाँ ना भी पढ़ाऊं तो भी काम चल जाता है, क्योंकि हमारे पास उसका भी शॉर्टकट है जिसे फ्रॉस्ट सर्कल के नाम से जानते हैं, जो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को जानना चाहते हैं, थोड़ा डिटेल और डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसकी एरोमेटिक टॉपिक की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये मैंने YouTube पर एक IFS IIT जैम चैनल के ऊपर कंप्लीट लेक्चर सीरीज डाल रखी है। इसके अंदर मैंने बिल्कुल धीरे धीरे एकदम एक एक करके 12 लेक्चर में एरोमेटिसिटी पढ़ाई। मतलब वहां एमओटी की भी डिस्कशन करी है, हक्कल को डिराइव भी किया है कि हक्कल कैसे आया था, हक्कल को कैसे ये बातें पता लगी थी, ये सब हमने वहां डिस्कस किया। ठीक है, इसकी जरूरत हमें यहाँ नहीं पड़ती है, जितनी जरूरत पड़ेगी मैं यूज कर लूंगा। सवाल आपके एक भी नहीं रुकेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आप चाहे एरोमेटिसिटी यहाँ से कवर करें या इन रिकॉर्डेड वीडियोस से करें, बस रिकॉर्डेड वीडियोस में टू द पॉइंट बात करूंगा मैं, और सवाल आपके दोनों जगह से बनेंगे। यहाँ पर बहुत डिटेल में घुस जाऊंगा और चिट्ठा खोलूंगा एक एक चीजों का, हक्कल को डिराइव भी करूंगा। ठीक है, पर यहाँ पे जरूरत है नहीं हमें, तो हम वहां पे उन पहलुओं को टच नहीं करेंगे। फिर भी आप जानना चाहते हैं तो मैंने आपको जानकारी दे दी है कि ये कहाँ मिलेगा। ठीक है, आइए। तो सर हकल को चलो ये बात किसी ने बता दी, किसने बता दी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बता दी। कैसे बताई वो नहीं बता दी, बस उसने बता दी कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो अनस्टेबल होते थे, कुछ ऐसे थे जो स्टेबल। ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे जानना है तो मुझे पता होना चाहिए कि पहले तो मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी जो पहली चीज हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल में साइक्लिक रेजोनेंस कैसे हो रहा होता है, और इस बात को पता करने आना चाहिए। तो लिखिएगा अगली हेडिंग, हाउ टू आइडेंटिफाई साइक्लिक रेजोनेंस। साइक्लिक रेजोनेंस को मॉलिक्यूल्स के अंदर कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। मैंने एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लिया, बोले तो बेंजीन रिंग का। इसके अंदर सारे जो कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन है वो सब के सब sp2 हैं। जब सब के सब sp2 हैं तो ये सब के सब प्लेनर हैं और इनके अंदर जबरदस्त रेजोनेंस चलते हैं। लेकिन मैंने एक और मॉलिक्यूल लिया, इसके अंदर डबल बॉन्ड और इन दोनों सेंटर्स पे हाइब्रिडाइजेशन को sp3 और sp3 रख लिया। जैसे ही sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर बनाए मैंने, अब इनके बीच में किसी भी तरह की रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं हो रही, क्योंकि इनके पास तो p ऑर्बिटल्स ही नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ इतना ही रास्ता कवर कर पा रही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोटिस करिए, इसका मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर बीच में आ जाए तो वो साइक्लिक रेजोनेंस को बंद कर देता है। अगर साइक्लिक रेजोनेंस बंद हो गया तो यहां से जो हमने क्लासिफिकेशन करी थी मॉलिक्यूल्स की, किसके अंदर, यहां से जो हमने क्लास, यहीं से था, यहां से जो हमने क्लासिफिकेशन करी थी मॉलिक्यूल्स की एक्स्ट्रा स्टेबल और एक्स्ट्रा अनस्टेबल के अंदर, यही से बंद हो जाएगी। ना एरोमेटिक होंगे वो और ना ही एंटी एरोमेटिक होंगे। बात समझ में आई? इसका मतलब जब भी किसी मॉलिक्यूल में साइक्लिक रेजोनेंस ना हो रहा हो तो इनको क्या बोला जाएगा? इनको एक नया नाम दिया गया और इन मॉलिक्यूल्स को बोला गया कि ये नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं। बहुत ही सुंदर से, मतलब हम ये सीख रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर साइक्लिक रेजोनेंस एब्सेंट होता है तो उसे नॉन एरोमेटिक बोल देते हैं क्या? यस, यही सीख रहे हैं हम। और अगर साइक्लिक रेजोनेंस होता है तो उसको एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक बोल देते हैं। इसका मतलब अगर हमें साइक्लिक रेजोनेंस ही चेक करनी है ना,
तो हम बस ये चेक करेंगे सर कि क्या सारे के सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं या नहीं। सब sp2 होंगे तो हमारा काम बन जाएगा और हम बोल देंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे पहचानते हैं वो रेजोनेंस वाले लेक्चर्स में चीख चीख के सिखाया। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊंगा और फिर एक लय पकड़ूंगा और एक एक एग्जाम्पल को निपटाऊंगा। देखिएगा, कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स मैं पहले डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। एक पायरोल की रिंग ले ली मैंने, ठीक है। इसी की जगह बोरॉन ले लिया मैंने, ठीक है। कुछ थोड़े थोड़े बेसिक एग्जाम्पल्स ताकि आपको एक बारी हल्का सा आइडिया लग जाए। उसके बाद तो हम धुआं ही धुआं उड़ा देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ये 4 एग्जाम्पल क्लियर कर देंगे। देखिएगा, या एक और ले लेते हैं। देखो, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को देखो। हर एक सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। नीले वाले sp2 में डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन का लोन पेयर चूंकि रेजोनेंस करता है तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसका लोन पेयर p ऑर्बिटल के अंदर होगा। जिन्होंने भी रेजोनेंस के लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनको लगेगा ये क्या हो गया, और जिन्होंने देखे हैं वो समझ जाएंगे अच्छा इसीलिए पढ़ाया था। बस समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये भी sp2 सब sp2 मतलब दबादब लबालब साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है। अब हमारा अगला काम होगा इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो भी डीलोकलाइज्ड लोन पेयर्स होते हैं उन्हें काउंट किया जाता है। इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मैं इन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेके पहुंचा 4n+2 के सामने। 4n इज इक्वल टू 4, n इक्वल्स टू 1। ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है, यस। तुरंत बता दिया ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक। समझ में आ रहा है? मैं लगाना सिखा रहा हूं। बोरॉन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। ये रेजोनेंस करेगा इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन sp2, और ये तो सारे के सारे sp2 हैं, यानी लबालब साइक्लिक रेजोनेंस चल रही है। अगला काम पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना। बोरॉन के पास तो कुछ है ही नहीं, गरीब है ये। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन को लेके पहुंचा 4n+2 इक्वल्स टू 4 के सामने। 4n इक्वल्स टू 2 आया, n इक्वल्स टू हाफ आया। क्या हाफ में कभी भी वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं? कान पकड़ लेंगे सर, नहीं करते हैं। इसका मतलब फिर मैं इसको 4n के सामने ले गया तो n की वैल्यू 1। क्या एक्सेप्ट करते हैं? ये एक्सेप्ट और अनएक्सेप्ट का क्या खेला खेल रहे हो सर आप? देखो, यहाँ जो भी वैल्यूज मैंने लिखी हैं ये सब वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं। 0 1 2 3 4 1 2 3 एंड सो ऑन सो ऑन। यहाँ पे भी एंड सो ऑन सो ऑन। समझे? ठीक है, अब आओ अगले में। सर पॉजिटिव है मतलब यहाँ वेकेंट p ऑर्बिटल होगा, यहाँ p ऑर्बिटल्स भी हैं। इन सारे सेंटर्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, लबालब साइक्लिक रेजोनेंस है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 इक्वल्स टू 2, 4n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 0। पीले रंग से दिखाया था मैंने कि 0 एरोमेटिक वाले में लाई करता है, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम एरोमेटिक होता है। इसके बारे में बताया नहीं मैंने। 4n पाई सिस्टम एंटी एरोमेटिक होता है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल लबालब समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो sp2। ये ग्रीन वाले बताइएगा भी मत सर, पाप कर देंगे आप बोल के। पॉजिटिव चार्ज मतलब sp2, सारे ही sp2 हैं। धमाधम साइक्लिक रेजोनेंस हो रहे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये मॉलिक्यूल। अब वो बचपन के दिन गए जब आप लोन पेयर को ऐसे ऐसे करके रेजोनेंस करते थे। गए वो दिन बचपन के। बस sp2 देखो और मस्त आंसर पाओ। इसमें सर इतना बड़ा बड़ा आपको sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर नहीं दिख रहा क्या? तो दिख रहा है, तो ये सीधा सीधा चेप दीजिए ना कि ये नॉन एरोमेटिक होगा।
इसमें तो कोई भी साइक्लिक रेजोनेंस नहीं। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स में कॉन्सेप्ट लगाना होता है। और अब हम चलेंगे रिंग बाय रिंग, मतलब पहले मैं 3 मेंबर डिस्कस करूंगा, 4 5 6 7, इस तरीके से सो ऑन करके हम चलते जाएंगे। सही।